गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। हाँ भाई, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और भाई कॉपी कोई नहीं भेज रहा, सबके पास घर पे ही फ़ोन करना पड़ेगा क्या? चलो हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। एक ही टॉपिक करना है आज, ठीक है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, मतलब जैसे सवाल होते हैं मैथ्स में, ऐसे ही उनको बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, सबको पता होगा। तो न्यूमेरिकल करना है, तो देखो क्या है। एक तो मतलब एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का। क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है कि हम उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दें, किसी नंबर से डिवाइड कर दे, तो उसके उसके मतलब उस मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या था दोबारा समझा देता हूँ, मैंने समझा दिया था। जैसे मान लिया तुम्हारे पास H2 है, ठीक है। ये तो एक मॉलिक्यूल, ठीक है, सेम एटम से बना होता है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल कंपाउंड को इंटरचेंज करके बोलते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल हम यहाँ पे मान लिया जो कंपाउंड है उनको भी मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो मान लिया मेरे पास कोई भी है, जैसे मेरे पास मान लिया N2O4 है, एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये मतलब इस होता तो कंपाउंड है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हम ऐसे इंटरचेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे N कितने हैं? 2। O कितने हैं? 4। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से डिवाइड कर दूँ, N2O4 को, तो N कितना बच जाएगा? 1। और O कितने बच जाएंगे? 2। NO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NO2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला तो बता दिया, एक्चुअल फॉर्मूला होता है जैसे N2O4, जिसमें वो एग्जिस्ट करता है कोई भी कंपाउंड। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला ये नहीं है कि जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, नहीं। एग्जिस्ट का मतलब है पाया जाता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो एक्चुअल में वो पाया नहीं जाता उसमें, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी नंबर से डिवाइड कर दे तो उसके सभी एटम्स, ठीक है, उसी नंबर से डिवाइड होने चाहिए। उसी नंबर से क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए, तब फॉर्मूला बनता है एक। उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे N2O4 है, 2 से डिवाइड किया मैंने, N भी डिवाइड हो गया क्योंकि वो 2 थे, और O भी डिवाइड हो गया। अगर मेरे पास होता बेटा N2O3, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि N तो हो जाता 1, लेकिन वो क्या हो जाता 1.5। ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते, ऐसे हम किसी भी एटम को हाफ करके नहीं लिखते मॉलिक्यूल में या उसके कंपाउंड में या फॉर्मूले में, कैसा भी फॉर्मूला हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो, तो उसको हम ऐसे हाफ करके नहीं लिख सकते। पूरा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दे, किसी नंबर से, 1 से, 2 से, 3 से, होल नंबर से डिवाइड कर दे, तो जो फॉर्मूला बन गया, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कोई ये कहेगा कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे C6H12O6, सर मैं इसको, एक कहेगा कि सर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, एक कहेगा सर 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, और एक कहेगा कि सर 6 से डिवाइड कर दूँ। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा? C2H4O2 ये बनेगा। 2 से डिवाइड करूँगा क्या बनेगा? C3H6O3। 6 से डिवाइड करूँगा क्या बनेगा? CH2O। तो इन तीनों में से सर आपने कहा था कि किसी नंबर से डिवाइड करना है। फिर ये भी बात याद रखनी है कि किसी नंबर से डिवाइड तो करना है और सिंपलेस्ट रेशियो में ले आना उसको, मतलब सबसे छोटी इकाई में लेके आना उसको। मतलब सबसे छोटी इकाई ये है, आगे और टूट जाती है ना ये, सॉरी आगे और नहीं टूटती ना। 6 से डिवाइड कर दिया, कार्बन क्या हो गया 1, नाइट्रोजन क्या हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1। अब इससे आगे तो हाफ हाफ में चले जाएंगे, वो हम कर नहीं सकते। ये आगे टूट सकता था, ठीक है, 3 से डिवाइड होके, ये आगे टूट सकता था 2 से डिवाइड होके। इसको 2 से डिवाइड करते तो क्या बन जाता? CH2O। इसको 3 से डिवाइड करते तो क्या बन जाता? CH2O। तो लास्ट डिजिट, लास्ट जो सिंपलेस्ट रेशियो उसमें लेके आना है, ठीक है। ये भी नहीं कि किसी भी नंबर से। तो एक वो फिक्स नंबर होता है, वो डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है, उसके एक्चुअल फॉर्मूले के बाद हम उसको डिवाइड करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि उसका किस नंबर से डिवाइड करें? तो वही तो चीज़ें हमें अब सीख रहे हैं न्यूमेरिकल्स में कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे। थोड़ा जुकाम है भाई, उसको साइड में छोड़ दो, ठीक है, आवाज़ पे ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं कि होता कैसे है। आपको क्या दे रखा होगा, अपने क्या निकालना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ लेते हैं। देखो उसने दे रखा होगा कि मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है,
जैसे मान लिया आपके पास Na है, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे करके उसने कोई भी दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी मतलब जो आपका इसमें दे रखा है बुक में, कोई भी एक एग्जाम्पल ले ले। तो देखो आपको ऐसे 3 आइटम दे दिए, तो अब मैं इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि वो कैसे देगा आपको। या तो वो देगा इनको परसेंटेज में, किस में देगा, परसेंटेज में, या देगा ग्राम्स में, ठीक है। मतलब क्या सर, कि वो कहेगा कि Na है बेटा 40 ग्राम, ऑक्सीजन है उसी के अंदर जो ये है, जो भी कंपाउंड ये बनाएंगे तीनों मिलके, वो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो मान लिया है आपकी 30 ग्राम के लगभग, और जो आपकी हाइड्रोजन है वो हमने मान ली लगभग आपकी 1.5 ग्राम है, जितनी भी है, ऐसे मान लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। लेकिन परसेंटेज में ऐसे नहीं देगा वो। परसेंटेज में क्या करेगा कि इन सभी को जो परसेंटेज है उन सभी की परसेंटेज 100% होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मान लिया Na दे दिया कि उसने Na दे दिया आपका, ये मान के चलो कि उसने Na दे दिया 60%। ऑक्सीजन इसमें दे दिया उसने मान लिया लगभग 38% या 39%, और हाइड्रोजन कितना दे दिया 2%। तो ऐसे उनकी तीनों की परसेंटेज दे दी, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पूरा 100%, ठीक है। तो या तो परसेंटेज में देगा या देगा ग्राम्स में। परसेंटेज में दे रखा हो इसको भी हम ग्राम ही मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ग्राम ही मान लेंगे, तो ग्राम मान लेंगे। तो ये बात तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मिलेगा क्या, कि वो कहेगा कि ये आपके पास आइटम्स है, ये उनका मास है, ठीक है, जो भी है, या परसेंटेज है कि Na कितने परसेंट है उस टोटल मास में। मतलब कोई भी एक फॉर्मूला बना रहे हैं ये, या कोई भी 3 आइटम थे, वो AB2 और AB3C2 इस टाइप का कोई कंपाउंड बना रहे हैं, इसमें A कितने परसेंट है, इसमें B कितने परसेंट है और C कितने परसेंट है, तो परसेंटेज दे सकता है। तो उस परसेंटेज को हम क्या ही मान लेंगे, ग्राम मान लेंगे। तो सबसे पहला तो काम यही है, ठीक है भाई। अब उसके बाद एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मान लिया आपके पास एक कंपाउंड है, वो जैसे उसने दे दिया कि सोडियम है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमें कैसे करना है, उसने दे दिया कि सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और वो क्या कह रहा है कि जो सोडियम है उसकी परसेंटेज कितनी है, सोडियम है 29.11, ठीक है, 29.11, और ये है 40.51, और ये है 30.38। ये परसेंटेज दे दी उसने, ग्राम नहीं दिया, क्या दे दी, परसेंटेज। तो आपको ये समझ में आ गया कि परसेंटेज है, इसी को हम ग्राम मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, ग्राम। तो सोडियम इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, अगर टोटल 100 ग्राम होता तो जो भी इससे कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो 100 ग्राम बनता है मान लिया, तो उसमें से 29.11 ग्राम ये है, ये इतना, इसको ऐड करो, 40 और 29 ये हो गया 69 और 30 99, और इन सब को ऐड करेंगे तो ये पूरा 1 बनेगा। तो 99 और 1 टोटल ये कितना हो जाएगा, 100। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि 100% बन भी ना रहा है या नहीं। तो जिसमें 100% नहीं बना होगा, ये भी याद रखना, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। तो आप जो बाकी बचा हुआ आप ऑक्सीजन ले लोगे, या ऑक्सीजन भी दे रखा फिर भी 100% नहीं बन रहा, तो फिर आप हाइड्रोजन ले लोगे बाकी बचा हुआ, ये आपको रेयर केस में ही मिलेगा। उसके बाद आगे क्या है, ये तो हो गया पहला, ये एक प्रकार से ये लिख सकते हो कि ये इनका ग्राम है। फिर आप यहाँ पे लिख दो इनका मोलिकुलर मास, क्या लिख दो, मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास तो याद करने के लिए बोला था, Na का मोलिकुलर मास कितना है 23, सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16। ये तो तुम्हें याद होने चाहिए, ये तुम्हारा काम है। फिर उसके बाद आप निकालो इनके मोल्स, क्या निकाल लो, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, समझाया था मोल कंसेप्ट में। गिवन मास ये है ग्राम वाला, मोलर मास ये जो तुम्हें याद करना है। तो गिवन मास लिखो ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या लिखो, मोलिकुलर मास। गिवन मास लिखो ऊपर और नीचे क्या लिखो, मोलिकुलर मास। गिवन मास लिखो ऊपर और मोलिकुलर मास लिखो नीचे। तो इस तरीके से यहाँ से इनको डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू आएगी 29.11 को जब आप डिवाइड करोगे तो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1.266, यहाँ पे आ गई 1.266, यहाँ पे आ गई 1.897। इसको 30.38 को 16 से डिवाइड किया, ये आ गई।
इसको 32 से डिवाइड किया ये आ गई, इसको 32 से डिवाइड 23 से डिवाइड किया ये आ गई। अब देखो यहाँ पे 1.266 1.266 और 1.897, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। यहाँ पे क्या देखनी है, छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1.266। तो अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस सबसे छोटी वैल्यू से इन्हीं को डिवाइड करना है। मतलब 1.266 को 1.266 से डिवाइड करना है, 1 आ गया। 1.266 को किससे डिवाइड करना, 1.266 से, 1 आ गया। 1.897 को डिवाइड करना 1.266 से, तो क्या आ गया, 1.5, ये आ गया। तो ये तो आ गया इनका रेशियो, ठीक है। क्या आ गया, रेशियो, कि किस हिसाब में Na और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, कि Na होगा 1 तो सल्फर होगा 1 और ऑक्सीजन कितना होगा, 1.5। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ऐसे हो तो सकते ही नहीं कि ये 1.5 2.5 पूरा होना चाहिए, तो इसको एक सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना पड़ेगा। किस में लेके आना पड़ेगा, सिंपलेस्ट होल रेशियो में, होल नंबर में लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को सल्फर से इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम एक सिंपल रेशियो में ले आएंगे। अगर पहले ही सिंपल रेशियो आ जाते तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस स्टेप याद रखो बेटा, स्टेप क्या, पहला परसेंटेज है उसी को ग्राम मान लेंगे, ग्राम दे रखा था उसको लिख लेंगे, गिन लेंगे। ग्राम दे रखा तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं कि 100% बनाया, नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर परसेंटेज है तो उसको गिनो कि 100% बन रहा है, नहीं। फिर मोलिकुलर मास लिख दो जो कि तुम्हें याद है। फिर मोल्स बनाओ उनके, जो कि बता रखा पहले ही। मोल्स में देखो कि सबसे छोटे मोल्स, सबसे कम मोल्स किसके हैं, किन्हीं 2 के एक जैसे भी हो सकते हैं, तीनों के भी एक जैसे हो सकते हैं, तो तीनों को उसी से डिवाइड करेंगे। अगर वो एक ही वैल्यू आई इन सब की, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, ये मान लो कि उससे सभी के इन मोल्स को डिवाइड करना है, जो ये मोल्स आए थे। फिर जो वैल्यू आ जाएगी, या तो ये सिंपल आ जाएगी, सिंपल नहीं आई तो उसको सिंपल में ले आओ किसी से मल्टीप्लाई करके। तो इससे हमें पता चल गया कि Na कितने हैं, Na 2, सल्फर कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो ये आपका बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे बनाना बेटा, खेल हो गया खत्म। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है। स्टेप याद रखने पड़ेंगे सीधे सीधे। पहले लिखो उनका मास जो दे रखा है, फिर लिखो उनका मोलिकुलर मास जो तुम्हें याद है, फिर मास, गिवन मास से मोलिकुलर मास डिवाइड कर दो, फिर सबसे छोटी वैल्यू से सभी के मोल्स को डिवाइड कर दो। या तो नंबर आ जाएगा, नहीं आया तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले आओ। तो बस उसी रेशियो में इनको लिखते जाओ कि ये इतनी बार, ये इतनी बार, ये इतनी बार, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2H2O3। ये तो आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, आगे इससे आगे क्या है, मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, Na2H2O3। अब ये मैंने तो क्या आया था, मेरे को नहीं पता इसका वो क्या बनेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूले से ही इसका एम्पेरिकल मास निकाल दो। एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास मतलब जो ये फॉर्मूला बनाया इसी का मास निकाल दो। इसका मास क्या हो गया, Na कितनी है 2, Na का मास कितना होता है, जैसे मोलिकुलर मास निकालना सिखाया बेटा तुम्हें मोलिक्यूल से, ऐसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल मास प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऐड कर दो 46 प्लस 64 प्लस 48, तो कितना बन गया ये 158 बन गया। क्या बन गया 158। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 110 और 48 158, इतना आ गया इसका मास। कौन सा मास, एम्पेरिकल मास, है ना। अब वो उस क्वेश्चन में ही क्या देगा तुम्हें कि ये कंपाउंड तो इतने इतने थे कि Na 29.11 था, सल्फर 40.51 था, ऑक्सीजन 30.38 था, ठीक है। ये तो वो उसने दे दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि इन तीनों से जो मॉलिक्यूल बनेगा, इन तीनों से क्या बनेगा, जो मॉलिक्यूल, मान लिया वो बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल का मास 158 है। जो मॉलिक्यूल बनेगा, एम्पेरिकल बनेगा वो नहीं, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका मास कितना है 158, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो उसने खुद मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दे दिया, ठीक है। एम्पेरिकल मास आपके पास है, क्या आपके पास एम्पेरिकल मास। उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका एक n आ जाएगा। ये n क्या है, ये वही नंबर है जो स्टार्टिंग में बोला था, जिस नंबर से आप
डिवाइड करोगे। तो मैंने कहा था कि तुम सोचोगे कि सर हम नंबर क्या बताएं कि 3 से डिवाइड करें, 2 से करें या 6 से करें, तो वो नंबर कैसे निकालते हैं याद कर लो, सीधा फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास से एम्पेरिकल मास को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस तरीके से आता भाई। अब मोलिकुलर मास कितना है 158, एम्पेरिकल मास कितना है 158, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। अब 1 का क्या मतलब है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो कैसे आता था, मोलिकुलर फॉर्मूले को किसी नंबर से क्या कर देते डिवाइड, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई लेके ले जाएंगे इधर, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो वो कहेगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला, उसके जो मोलिक्यूल बनेगा Na से, S से और O से, उसका मास तो इतना है लेकिन उसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता, फॉर्मूला निकालो। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के गुणा में n करना पड़ता है। n कैसे आएगा वो तुम्हें बता दिया, क्योंकि मोलिकुलर मास वो देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, वो देगा, दे दिया। तो ऐसे आप n निकालोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, Na2S2O3 इंटू n कितना है 1, तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या आ गया, वही आ गया जो कि क्या था आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जरूरी नहीं कि मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सर हमेशा अलग होगा, नहीं, अगर उसके n की वैल्यू क्या है 1 तो वो सेम भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो डिवाइड होता ही ना हो किसी ऐसे नंबर से जिनसे उन तीनों को या जितने भी एटम उनको काट पाए। अगर इसको 2 से काटोगे तो n तो 1 हो गया, S से 1 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 1.5। तो मैंने कहा था कि ऐसे तो कर नहीं सकते कि 1.5 ले लिया 2.5 ले लिया, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया बेटा। तो इस तरीके से आप n निकालते हो, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते हो और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है। इसमें जो बुक है उसमें और एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। और एक एग्जाम्पल देख लेता हूँ, बुक में से ही देख के बता रहा हूँ। सेकंड, मोलिकुलर फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल निकाल रहा हूँ। देखो जैसे इसने सोल्ड ही दे रखा है, या अपन सोल्ड भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनमें 3 चीजें हैं। तो कार्बन की वैल्यू दे दी कितनी 40%, हाइड्रोजन की दे दी कितनी 6.6%, ऑक्सीजन की नहीं दी। तो ऑक्सीजन की कैसे आएगी, टोटल कर दो, टोटल कितना हो गया 40 प्लस में 6.67 कितना हो गया 46.67, वो 100 में से घटा दो 46.67 कितने बच गया 53.33। तो ऑक्सीजन कितना आ गया 53.33%। तो ये मैंने कहा था ना कि जो बाकी बचा हुआ वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे अगर परसेंटेज ना दे रखी हो। और वो ये कह रहा है कि अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। निकालना क्या है, उसने बोला कैलकुलेट कीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें पता नहीं क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसने मोलिकुलर मास दे दिया। क्या दे दिया, मोलिकुलर मास इस कंपाउंड का कितना है 100, किस कंपाउंड का, जो बनेगा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो मैंने कहा था कि वो तुम्हें मोलिकुलर मास देगा, मोलिकुलर का क्या देगा वो मास देगा, ठीक है। तो उसने दे दिया कितना है 100। तो पहले क्या निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के क्या कर देंगे उसको एम्पेरिकल मास निकालेंगे उसका और उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बस ऐसे ही बनाते जाओ। परसेंटेज को ग्राम में लिख देंगे, कितना है 40 ग्राम, 6.67 ग्राम, और ये कितना है 53.33 ग्राम। यहाँ पे निकाल देंगे क्या मोल्स, सॉरी पहले लिखेंगे मोलिकुलर मास, क्या लिखेंगे मोलिकुलर मास, जो कि तुम्हें याद है कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16, ठीक है। यहाँ पे अब निकालेंगे मोल,
स्टेप बाय स्टेप चलते रहो बस। 40 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा 3.33। 6.67 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा 6.67। और 53.33 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से तो कितना आएगा 3.33। 16 3 जा 48 तो लगभग इतना ही आएगा। आ गया। अब क्या कहा था, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है 3.33। तो उससे सबको डिवाइड कर दो, रेशियो ले आएंगे ना। 3.33 से 3.33 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। 6.67 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। और 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो क्या बन गया फॉर्मूला C1 H2 और ऑक्सीजन 1, ये बन गया। क्या बना ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बना एम्पेरिकल। इसका मास निकाल लो। अब क्या निकाल लो मास। कितना हो गया इसका मास, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 गुणा में 1, ऑक्सीजन 16, एक ही बार है ना। तो 12 + 2 + 16, 12 और 2 14 16 30, कितना आ गया 30 आ गया। तो इस तरीके से अपना जो मास है वो कितना आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है, इसका जो मास है वो कितना दे रखा 180। 100 नहीं दे रखा भाई, गलती हो गई थी। कितना दे रखा है 180 मोलिकुलर मास, ये एम्पेरिकल मास। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा इसको। तो हमें निकालना पहले n, तो मोलिकुलर मास बाय एम्पेरिकल मास कर देंगे। मोलिकुलर मास दे रखा है 180 और एम्पेरिकल मास कितना दे रखा है 30। 100 नहीं दे रखा था भाई, ध्यान देना, 180 दे रखा था। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आंसर 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मोलिकुलर मास का फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O इंटू 6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया 6 इंटू कार्बन 1 है तो C6H12O कितने आ गए 6। इन तीनों को 6 से डिवाइड कर दो, कार्बन 1 है तो 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 2 है तो 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1 है तो 6 हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है बेटा तुम्हें, और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको करके दिखाओ, मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स ये सारे करने हैं जितने भी दे रखे हैं। ठीक है, ट्राई करो इनको और बताओ क्या समझ में आया क्या नहीं, बताया करो भाई। तुम 11th वाले बिल्कुल काम नहीं कर रहे। चलो भाई, थैंक यू।